चलिए, तो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। आप आपस में डिस्कशन बंद कर दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, जहां समझ नहीं आएगा वहां पूछ लीजिए। जो हमने कल पिक करा था उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तब आगे चलते हैं। प्रोनाउन से हमारा मतलब क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर आता है। तो हमने कहा प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। जो नाउन के लिए आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। अब हमने कहा अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन की जरूरत क्या पड़ी हमें, हम क्यों प्रोनाउन यूज कर रहे हैं? तो हम बार बार नाउन को रिपीट ना करें, इसीलिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, फिजिकली आप यहाँ हो, मैं चाहूँगी मेंटली भी यहीं पर रहो, ठीक है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सुनोगे ध्यान से नहीं तो लिखा हुआ काम नहीं आएगा। ध्यान से सुन लोगे, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, तो लिखा हुआ तभी हेल्प कर पाएगा, ठीक है? तो हम जब भी कोई, जैसे अगर मैं इस बॉटल का जिक्र करूं तो मैं बार बार द बॉटल तो नहीं लिखूंगी, मैं क्या यूज करने लग जाऊंगी? इट। अब इट क्या हो गया? प्रोनाउन। जो किसके लिए आ गया? तो नाउन की जगह पर जो आ गए वो क्या हो गए? प्रोनाउन। अब अगर नाउन की जगह आ गए हैं तो काम भी वही करेंगे जो नाउन करता है। और नाउन क्या काम करता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हमें कुछ बातें दिमाग में रखनी होती हैं पहली क्लास से ही। उसमें से कुछ बातें ये हैं कि जब भी आप लैंग्वेज में सेंटेंस पढ़ोगे और वो सेंटेंस अगर लंबा होगा, डिफिकल्ट होगा, तो हम पजल्ड हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है ना? तो इन वर्ड्स की पहचान के लिए हमें उनके एरियाज पे काम करना पड़ता है। हर वो वर्ड जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं वो नाउन होता है। जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं वो नाउन होता है। हर वो वर्ड जिसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं वो नाउन होता है, क्योंकि आर्टिकल्स हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन्स के लिए। तो हर वर्ड जिसमें सिंगुलर प्लूरल होता है नाउन होता है। हर वो वर्ड जिसमें आर्टिकल आते हैं वो नाउन होता है। हर वो वर्ड जो सब्जेक्ट बना हुआ है सेंटेंस का या ऑब्जेक्ट बना हुआ है, नाउन होता है। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं और वो भी नाउन होते हैं। अब अगर नाउन की जगह प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन क्या काम करेगा? जो काम नाउन कर रहा है। आपने कहीं पे पैसे डिपॉजिट करने जाने थे, आप जा नहीं सके, आपने अपने छोटे भाई को भेज दिया, तो आपकी जगह कौन गया? काम क्या करेगा? जो आपको करना था। तो नाउन की जगह जो आ रहे हैं वो काम क्या करेंगे? जो काम नाउन करता है, ठीक है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी क्या है, मी क्या है। क्या मैं इन दोनों जगह पर कोई नाम दे सकती हूँ? दोनों जगह पर मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ। तो हम अगर कोई नाम देते, सपोज मैं लिख दूं शालिनी, ठीक है, या मैं लिख दूं रोहन, तो नाउन की जगह आने वाले वर्ड प्रोनाउन। नाउन की जगह आने वाले वर्ड प्रोनाउन। सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब हमने कहा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। तो जैसे मैंने लिखा, क्या ये बात पूरी है? क्योंकि प्रेपोजिशन सेंटेंस को अधूरा कर देती है। अब प्रेपोजिशन को अपने बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट में कोई नाम लिख दूं तो नाउन, और ऑब्जेक्ट की जगह मैं कोई प्रोनाउन लिख दूं तो ये प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट बनने का काम, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं। क्लियर? फिर हमने कहा कि नाउन क्या होता है, हमें पता चल गया। क्या काम करता है, हमें पता चल गया। नाउन कितनी तरह के होते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि नाउन 10 तरह के होते हैं, जिसमें से हमने उनकी 5 टाइप्स को डिस्कस कर लिया। आगे की 5 टाइप्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो आज की क्लास में शुरू होगा। जो पिछली 5 है वो मैं शीट के साथ आप सबको समझाऊंगी, जो नए बच्चे हैं। जो आगे की 5 टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है? चल, सबसे पहले आ जाते हैं। पर्सनल हो गया था, पोजेसिव हो गया था, रिफ्लेक्सिव हो गया था, इम्फेटिक हो गया था, रेसिप्रोकल हो गया था। यहां तक हो गया था। चलिए एक आसान से स्टार्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की एक टाइप होती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, दिखाने का मतलब उस चीज को पॉइंट आउट। मैंने कहा वो वाला पंखा, तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। ये वाला कंप्यूटर मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना। अब पॉइंट आउट करने के लिए हमको क्या प्रोनाउन जरूरत पड़ते हैं, तो पॉइंट आउट करने के लिए वी यूज दिस, दैट, दीज और दोस। दिस, दैट, पहले सुनो बेटा फिर आराम से लिखना, मैं टाइम दूंगी, पहले सुनो सारी बात। दिस, दैट, दीज और दोस। कहाँ दिस लगाएंगे, कहाँ दैट लगाएंगे, कहाँ दीज लगाएंगे, कहाँ दोज लगाएंगे। जैसे मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, अब मैं इसको क्या कहूँ, दिस या दैट। अब मैंने इसको दिस क्यों कहा, क्योंकि ये पास है। तो दिस कहाँ आता है, जो चीजें पास में है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कहूंगी, दिस फैन, बेटा दिस पास, दैट वो वाला। सपोज दो फैन लगे हैं, तो जो नजदीक वाला है उसको क्या कहेंगे, दिस, और मैंने कहा दैट ऑल्सो। तो दैट का मतलब जो चीज दूर है। यहां तक बात समझ आ गई। तो दिस का मतलब जो चीज पास है, दैट का मतलब जो चीज दूर है। अब मैंने कहा दीज, दीज का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने साथ हाथ में दो तीन चीजें ले लूं, सपोज मेरे हाथ में तीन स्टाइलस हैं, तो अब मैं इसको दिस कहूंगी या दीज कहूंगी, दीज। सपोज ये तीन वहां दूर पड़े हैं, दूस। तो ठीक है, फर्क क्या हुआ कि जब हम दीज कहेंगे तो दीज का मतलब भी क्या होगा, जो पास है, और दोस का मतलब क्या होगा, जो दूर है। ठीक, अब यहां पर एक चीज हमें और ऐड करनी है, और वो क्या ऐड करना है कि दिस और दैट ये आते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज आते हैं प्लूरल के लिए। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको यहां भी लिख देती हूं कि अगर आपको कभी भी दिस का प्लूरल बनाना पड़ेगा तो आप लिखेंगे दीज। अगर आपको कभी भी दैट का प्लूरल बनाना पड़ेगा तो आप लिखेंगे दोस। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। दिस और दैट पास के लिए, दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए, दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए। दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल। क्लियर होगी बात, लिखो अब। क्या हो गया बेटा, किसी को कुछ ना समझ आए, कोई डाउट है तो पूछ लेना। बेटा अभी आयो, कल हमने प्रोनाउन किया था, उससे आगे हमने कंटिन्यू किया, एक बार लिख लो, मैं समझा देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, डन, क्लियर है। तो हमने कहा डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। पास की चीजों के लिए यूज करते हैं दिस और दीज, दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं दैट और दोस। डन। अब किसी को पूछना है तो कुछ पूछ लो, करें आगे।
distributive pronouns. Each, every, either और neither. अब तक जो भी पढ़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि हम ईच, एवरी, ईदर और नीदर का यूज कहाँ करते हैं. मैंने कल भी बताया था, मैं फिर बता रही हूँ. आपके पेपर में एक पहरा आता है और पहरे में बीच में फिलिंग इन द ब्लैंक्स होते हैं. अब आप पहरे में फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल कर रहे हो और ऑप्शन आपके पास आ गया ईच और एवरी. सपोज 4 ऑप्शन थे, दो ऑप्शंस का आपको पता चल गया कि ये गलत है. बचे हुए 2 ऑप्शन जिसमें आप फंस गए वो थे ईच और एवरी. अब बताओ कहाँ ईच आता है और कहाँ एवरी. एवरी बहुत सारे और ईच 2. सोचो और सोचो, सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है. ठीक है, सभी सारे. हाँ जी, बाकी लोग, मेरा सवाल सब बच्चों से है और सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास पेपर में ऑप्शन आ गया ईच और एवरी में से चूज करना, तो क्या एरिया है तुम्हारे पास सोचने के लिए कि कहाँ ईच आ सकता है और कहाँ एवरी. देखिए, अगर मैं आपको फ्रेंच या जर्मन सिखा रही होती तो मैं आपसे इतने सवाल नहीं करती, क्योंकि फ्रेंच और जर्मन आपको आती नहीं है. आप खाली दिमाग खाए हैं, मैं जो सिखाऊंगी दिमाग में डल जाएगा. क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं और क्योंकि हमने पढ़ी हुई है, लिखी हुई है, बोली हुई है, तो बहुत सारा एरिया दिमाग में ऑलरेडी है. तो ब्रेन इज ऑक्यूपाइड. अब उसको खाली करना है, स्पिट इट आउट. तो जो भी गलत पता है, सही पता है, उसको बाहर निकालना है. इसीलिए हम लैंग्वेज सिखाते हुए बार बार इस बात पे प्रेशर करते हैं कि पहले आप अपने दिमाग की बात बोल दो, ताकि आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल दे और खाली दिमाग में हम अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकें. तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं ईच और एवरी. ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार ईच और एवरी सुन रहे हैं. तो सोचिए, दिमाग लगाइए, हम कहाँ ईच लगाएं और कहाँ एवरी लगाएं. ईच मैन और एवरी मैन. इफ वी कैन यूज ईदर, अगर हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस. ठीक है, पूरी जनरल. ठीक है, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू देखो. लैंग्वेज की क्लास में आकर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं लेके गए तो बेटा कहीं से नहीं आएगा. फिर तो अपना, तुम लोगों को सरकारी नौकरी करनी है. अगर तुम अपनी बात ही नहीं रख पाओगे, अपनी पर्सनालिटी ही चेंज नहीं कर पाओगे, तो कल को जॉब कैसे करोगे, 4 लोगों में बात कैसे करोगे, दुनिया को कैसे डील करोगे. ठीक है, अभी जिस राह पे हम लोग चले, यहाँ कई बार फेलियर मिलता है. एवरीवन नोज दैट कि पहली बार देते तो सिलेक्शन नहीं ले लेंगे ना. इस फील्ड में हमको कई बार, इस एरिया में हमको फेलियर मिलेगा. बोल नहीं पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो जियोगे कैसे. तो अपनी बात रखनी आनी चाहिए आप लोगों को. ठीक है, सोचो एक बार फिर से. और अगर ईच एवरी समझ नहीं आ रहा, ईदर और नीदर के बारे में बताओ. चल नहीं रहा. हाँ, मैंने बेटा चिड़ियाघर क्यों बना देते हो. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तुम लोगों ने ज्यादा बता दिया. इधर का मतलब हाँ और ना इधर का मतलब ना. है, कौन पढ़ा रहा है तुझको इंग्लिश. मेरी क्लास में तो तू आ नहीं रहा. हैं क्या. बेटा तुम्हें मैडम ने गलत सिखा दिया है ना. तुम्हें गेम खेलनी किसने सिखाई. वाह, होनहार बच्चे है ना. मोबाइल मोबाइल अच्छा, तब तेरे पास मोबाइल था. अच्छा, मोबाइल चलाना किसने सिखाया. बेटा ऐसे बातों की बच्चों को माइंड, ऐसे बच्चे की बात को माइंड नहीं करते. एक्सेप्शन हर जगह होते हैं. चलिए अब शांति. ईच, एवरी, ईदर और नीदर. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ईदर और नीदर की. ईदर का मतलब होता है एनी ऑफ द टू. लिखना नहीं है, पहले सिर्फ बात को ध्यान से सुनना है. लिखने का टाइम दूंगी तब लिखना है. तो ईदर का मतलब होता है एनी ऑफ द टू. तो इसका मतलब ईदर जब भी आएगा वो कितने लोगों के लिए आएगा. नीदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं.
अब ईदर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नीदर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे मैं यहां सेंटेंस लिखती हूं, मैंने यहां सेंटेंस लिखा, ईदर ऑफ द टू बॉयज हेल्प्ड द ओल्ड मैन। हमने कहा दोनों में से किसी एक लड़के ने उस बूढ़े आदमी की मदद करी, ठीक। तो ईदर ऑफ द टू बॉयज, तो किसके रेफरेंस में आ गया, टू। अब हमने कहना कि दोनों में से किसी ने मदद नहीं करी, तो हम ईदर की जगह क्या लिख देंगे, नीदर बोल लो या नाइदर बोल लो, ईदर बोल लो या आइदर बोल लो। क्लियर। तो अब ये किसके रेफरेंस में आ रहा है, टू के रेफरेंस में। अब मैंने फिर लिखा यहां पर ईदर या नीदर ऑफ द 5 girls won the match। अब अगर मैं कह रही हूं ईदर ऑफ द 5 गर्ल्स वोन द मैच, तो मैं ये कहना चाह रही हूं 5 में से किसी एक ने मैच जीता। नीदर में कह रही हूं मैंने किसी ने नहीं जीता। तो हमने कहा ईदर और नीदर का यूज करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट, बट इफ एनी कंडीशन, इफ वी टॉक अबाउट मोर देन 2, देन व्हाट, 2 के लिए तो ईदर और नीदर आ गया, पर अगर सिचुएशन 2 से ऊपर चली जाती है तो हम क्या करेंगे, तो बेटा ईदर को रिप्लेस करेंगे और ईदर की जगह हम लगाएंगे यहां पर एनी। नीदर को रिप्लेस करेंगे और नीदर की जगह यहां पर लगाएंगे नन। जैसे इस एग्जाम्पल में यहां बात कितने लोगों की हो गई, तो यहां ईदर को हटाओ और यहां लिखो एनी, नीदर को हटाओ और यहां लिखो नन। समझ आ गई बात, क्लियर है क्या बेटा, ये समझ आ गया। 2 लोगों के लिए हम ईदर और नीदर का यूज करते हैं। अगर नंबर 2 से ज्यादा बढ़ जाए तो 2 में से एक तो बता नहीं पाओगे क्योंकि यहां 5 है, तो यहां ईदर को हटाकर क्या लगा दोगे, एनी। अब 5 है तो हमने कहा कोई भी नहीं, तो फिर पांचों के पांचों नहीं, तो नीदर किसको बताएगा, 2 को, तो नीदर की जगह यहां क्या लगा दोगे, नन। क्लियर हुआ। ईदर और नीदर 2 के लिए, अगर नंबर 2 से ज्यादा बढ़ जाए तो नीदर या नन। किसी को डाउट, क्लियर है, लिखो बेटा। अब एक और बात ध्यान रखना, ईच और एवरी नहीं समझाया, कहीं समझो ये ईच और एवरी भी हो गया। मैं ऊपर से ईच और एवरी एक बार को हटा रही हूं, ठीक है, पहले इतना ही लिख लेना, ये लिख के ये नीचे एग्जांपल्स लिख लेना। आया समझ। एग्जाम्पल लिख लेना नीचे। डन।
करें बेटा आगे। अब बात करते हैं ईच और एवरी की। अब मैंने फ्रेज लिखी ईच बॉय और एवरी बॉय, बताओ दोनों सही या दोनों गलत? एवरी बॉयज, ईच बॉयज। पहले तो ठीक थे, अब तुम लोगों ने गलत कर दिए। दोनों ही सही थे पहले, तुमने कहा मजा नहीं आ रहा, खराब करो। बेटा क्या समझा रहा तू उसको? हाँ हैं, क्या समझा रहा तू उसको जो मैं नहीं समझा पा रही? हैं, तू मेरे से पढ़ के इसको तो नहीं पढ़ा रहा? तू कह रहा आने वाले मैडम की जगह मैं ही खड़ा मिलूंगा, एसएससी निकले ना निकले इंग्लिश तो पढ़ा ही दूंगा। हैं, पूरे एनर्जी के साथ लगा हुआ उसको समझाने में। बेटा तूने ज्यादा समझा दिया तो उसको मेरा नहीं समझ आएगा। कुर्सी छिन रही है मेरी, एक दूसरे के साथ आए हो। बेटा दोस्ती यहां नहीं निभानी, नो दोस्त दोस्त, नो सहेली सहेली, ठीक है? क्लास के बाद जो मर्जी करो, ठीक है? तो ये दोनों सही थे, तुम लोगों ने दोनों खराब कर दिए। देखो अगर तुम लोगों को लग रहा है बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं 5 मिनट रुक जाती हूँ। मैं बहुत फ्लेक्सिबल टीचर हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि हाँ बातें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या हो गया पढ़ाई नहीं करी तो? क्या हो गया 6 महीने की जगह 2 साल लग गए तो? क्या ही हो गया? टीचर आया, पैसा चार्ज करा, यहाँ खड़ा होके चला गया, क्या ही हो गया? तुमने तो फीस दे दी ना, तो बता दो क्या करना है, वैसा कर लेते हैं। मैं पढ़ा दूं तुम सुन लो, मैं खड़ी हो जाऊं तुम बातें कर लो, मैं पढ़ाती रहूं तुम बातें कर लो। तीसरा वाला ऑप्शन सबसे भाई आता है। बेटा बात करना गलत नहीं है, पर जब टीचर बोल रहा है तो उसकी सुननी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वो लेसन है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, पर क्योंकि इस एज में आके हम इसको भूल जाते हैं। यहाँ खड़ा होना आसान नहीं है, किसी में भी गट्स है यहाँ खड़े होकर एक अपनी बात समझाने के, तो नहीं समझा पाओगे। यहाँ आते ही तुम लोग शिवर करने लग जाओगे या भूल जाओगे बात को, ठीक है ना? तो जब कोई टीचर बोल रहा होता है उसको सुनो, नहीं समझ आ रहा 10 बार पूछो, पर टीचर के बोलते हुए बात करना इज नॉट गुड। मैंने तुम्हें लिखने के लिए दिया, तुम उस टाइम पे डिस्कशन कुछ कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन, हालांकि उस टाइम भी नहीं करनी चाहिए। लिखते हुए सारा फोकस लिखने पे रखो, माइंड से मल्टीटास्किंग कराओगे तो कुछ भी ढंग का नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? पर जब मैं बोल रही हूं तो लिसन टू मी अटेंटिवली, जो मैं बोल रही हूं यही पेपर में याद आएगा और करेक्शन लगाया होगे। लिखा हुआ ग्रंथ कहीं नहीं पढ़ते बच्चे, जो सुन लोगे वो तुम्हारा। तो हम ईच मैन लिखें या एवरी मैन लिखें, या हम ईच बॉय लिखें या एवरी बॉय लिखें, ये सब सही है। पर अगर हम ईच मैन एवरी मैन लिख दें, गलत। विच मीन्स अगर हम ईच बॉयज या एवरी बॉयज लिख दें, गलत। अब हम समझते हैं कि किस लिए आते हैं, कैसे रेफरेंस में आते हैं। तो हम जब ईच का यूज करते हैं तो ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2, 2 और 2 से ज्यादा के लिए। एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए। तो एक डिफरेंस तो क्लियर हो गया कि ईच जो होता है वो 2 और 2 से ज्यादा के लिए होता है, एवरी 2 से ज्यादा के लिए ही होता है। इन शॉर्ट एवरी 2 लोगों के लिए नहीं आ सकता, पर ईच आ सकता है। अब हमने कहा ईच जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है। एवरी जो होता है वो सिर्फ डिटर्मिनर होता है। अब जो नए बच्चे हैं उनको ये टर्म बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि मैं ये क्या बात बोल रही हूँ सॉरी, कि डिटर्मिनर क्या चीज होती है। तो जैसे मैंने यहां लिखा द बॉय, अ बॉय, दिस बॉय, सेवरल बॉयज, many boys,
तो इन सब में से हम जानते हैं ए एंड द को, इनको हमने बचपन से आर्टिकल पढ़ा सॉरी हमने बचपन से आर्टिकल पढ़े। अब हमें समझनी ये बात है कि आर्टिकल एक चैप्टर होता है, डिटर्मिनर उसका हिस्सा होते हैं। आप उसको आर्टिकल कह लो तो भी ठीक, डिटर्मिनर कह लो तो भी ठीक, है ना। अब डिटर्मिनर बेसिकली क्या होते हैं? डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिटरमिन करते हैं, और एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिटरमिन करते हैं। बचपन में इन दोनों इंफॉर्मेशन को हमने प्लस कर कर एक बात बता दी कि नाउन के साथ आने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। कंपटीशन में आके हमें इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा एडजेक्टिव अलग चैप्टर होता है, डिटर्मिनर अलग चैप्टर होता है। हम कैसे पहचानेंगे कोई वर्ड डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है? अगर वो वर्ड क्वालिटी बता रहा है, अगर मैं बॉय के साथ लिख दूं वाइज, तो वाइज क्या हो जाएगा? क्वालिटी। अगर मैं बॉय के साथ लिख दूं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? क्वालिटी। पर मैंने बॉय के साथ क्या लिखा? दिस, दैट, सेवरल, मैनी, सम, ए, एंड, द, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? डिटर्मिनर। समझ आ गया? तो अब हमने कहा यहां पर कि जो ईच होता है ये डिटर्मिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन का मतलब तो वही ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। बट जो हमारा एवरी होता है ये सिर्फ डिटर्मिनर होता है, और बेटा डिटर्मिनर के पास पावर नहीं होती कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सके। डिटर्मिनर के पास पावर नहीं होती कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सके। जब हमने ये फ्रेज लिखी तो इस फ्रेज में हमें यहाँ पर एक बात समझनी है कि जब मैंने यहाँ लिखा ईच बॉय और एवरी बॉय, तो दोनों कंडीशन में ये नाउन है, जिसमें भी सिंगुलर से प्लूरल होता है वो नाउन है। अब नाउन के लिए ईच और एवरी आ गया तो क्या हो गए? डिटर्मिनर। तो हमने कहा ईच डिटर्मिनर, एवरी डिटर्मिनर, दोनों सही हो गए। अब मैं फिर अगर एक सेंटेंस लिखूं या एक फ्रेज ही लिखूं, ईच ऑफ द बॉयज, और मैं लिखूं एवरी ऑफ द बॉयज, अब बताना ए और बी में से कौन सा सही? ईच ऑफ द बॉयज और एवरी ऑफ द बॉयज। बेटा बॉयज दोनों में आएगा, दोनों गलती है। देखो ए सही है, क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो ईच सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। अब ईच का मतलब दो या दो से ज्यादा होता है ना, तो यहां जो टोटल नंबर है वो दो या दो से ज्यादा ही होगा ना, तो प्लूरल होगा, तो वो प्लूरल होगा। तो हमने यहां बॉय क्यों लिखा? क्योंकि ये डिफाइन एक एक को करके करता है। अगर क्लास में एक ही बच्चा, तो मैं ईच बॉय बोल सकती हूँ? कब बोलूंगी? जब दो और दो से ज्यादा होंगे। तो लिखा गया साथ में नाउन क्या है? सिंगुलर, क्योंकि पर्टिकुलर करके रेफर करता है हर एक बच्चा। पर जब यहां ईच ऑफ द कर दोगे तो यहां टोटल नंबर ज्यादा है, टोटल में से हमने कहा हर एक ईच, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेम ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या एवरी सब्जेक्ट बन सकता है? आंसर इज नो, एवरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये हमारा गलत हो गया, हमें ये काट कर भी क्या लिखना पड़ेगा? ईच। तो पहला आपके पेपर में क्वेश्चन ये आएगा। अब इसको समझने की एक ट्रिक दे दूं, अगर मैं कहूँ शॉर्ट तरीका कि बहुत ज़्यादा ना सोचना पड़े और पेपर फटाफट से कर ले, तो अगर ईच या एवरी ऑफ के साथ आते हैं तो ईच तो सही हो जाता है, एवरी हमेशा गलत हो जाता है। ऑफ के साथ एवरी नहीं आता, क्योंकि ऑफ के साथ एवरी आ गया तो ऑफ प्रेपोजिशन है, तो एवरी को सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, जबकि एवरी सब्जेक्ट बन नहीं सकता। समझ आ गई बात? अब हमें यहाँ पे ये भी समझ आ गया। अब हमने कहा दो से ज्यादा के लिए ही ईच आ रहा है और दो से ज्यादा के लिए ही एवरी आ रहा है, तो फर्क क्या है? तो ये होता है बेटा नेचर में पर्टिकुलर, और ये होता है नेचर में जनरल। अब इस बात का क्या मतलब है? तो हम अक्सर सेंटेंस यूज करते हैं, माय फादर
goes to temple every मंडे संडे, कोई भी दिन दे दो। अब बेटा हमने इसके साथ एवरी क्यों लगाया, क्योंकि जनरली ये हर मंडे की बात थी, बोलते हैं ना ही कम्स हियर एवरी ट्यूसडे, तो एवरी ट्यूसडे, एवरी संडे, एवरी मंडे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली हर संडे मंडे की बात हो रही होती है। तो जनरल था इसलिए हमने साथ क्या लगा दिया, एवरी। अब अगर मैं इसको एवरी लिख दूं, एवरी संडे ऑफ दिस मंथ, अब मंथ में कितने संडे, मैक्स 5। अब ये नंबर तुम्हें पता है कितना है, तो अब यहां पर एवरी हटाओगे और क्या लगाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है। जो चीज नहीं पता एवरी, जो चीज पता है ईच। इसीलिए हम बोलते हैं एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि टोटल नंबर हमें नहीं पता। बट ईच बॉय इन दिस क्लास, कब, जब टोटल नंबर पता हो। अब मैं इस बैच को पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, तो मैं ईच स्टूडेंट कहूंगी। अब सपोज मुझे इंस्टीट्यूट के टोटल स्टूडेंट नहीं पता और मैं तुमसे कोई बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, एवरी स्टूडेंट। तो ईच तब जब हमें नंबर पता हो, एवरी तब जब हमें नंबर नहीं पता। अब अगर सपोज मेरे पास ये शीट है बेटा, अब मैं इसको क्या कहूंगी, ईच साइड या एवरी साइड, क्यों, क्योंकि दो ही साइड है, क्योंकि दो ही साइड है। समझ आया। तो ईच और एवरी, ईच यूज होता है दो और दो से ज्यादा के लिए, एवरी यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। जो चीजें हमें पता है वो ईच है, जो हमें नहीं पता वो एवरी है। ईच के साथ एक बात और ध्यान रखनी है, ऑफ के साथ ईच आ सकता है पर ऑफ के साथ एवरी नहीं आता। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। लिखो, किसी को नहीं समझ आया तो पूछो। प्रोनाउन की शीट किस किस को नहीं मिली थी बेटा, तूने ठान लिया एक क्लास लेके एक क्लास खराब करने की, कल की खराब करके। तुम दोनों भी नहीं थे कल, हाँ बेटा, तुमने भी ठान लिया है कि ये तो इंग्लिश आ गई तो सिलेक्शन हो जाएगी। हाँ, एक क्लास लेते हैं, एक मिस कर देते हैं। तेरी भी रह गई है, तू भी नहीं आया था कल, फिर शीट नहीं मिली थी, दे रही बेटा, लो बेटा, तुम्हें मिल गई थी बेटा। कल कुछ बच्चों को तो मिली थी, तुम्हें क्यों नहीं मिली। फर्स्ट क्लास है या पहले ली है, सेकंड क्लास है, कल आए थे। एडमिशन है कि डेमो है बेटा, अभी हुआ है। टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन, ठीक है, ये इस टॉपिक की शीट है। अगर अब जो मैं बोलूंगी समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। इसके बाद जो अगला टॉपिक शुरू होगा बेटा वो क्लैरिटी के साथ समझ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बीच में हो गया अब। ठीक है, शीट दे रही बेटा। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है बेटा शीट, कल मिली थी शीट। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ बैठे हो ना, सबके पास होगी अब शीट। कोई ऐसा बच्चा जिसके पास शीट नहीं हो। देखिए जितने भी नए बच्चे हैं जिनका अभी इस बैच में हमने एडमिशन लिया है, उनका बैच अलग से होगा, ठीक है, तो उनको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ तो शीट दे रही हूँ, पर बेसिकली उनको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। और स्टार्टिंग का मतलब है टॉपिक ना पढ़ाकर पहले बेसिक चीजें पढ़ाना। डन। सेकंड थिंग, हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी शीट सॉल्व करते हैं तो ये टॉपिक खत्म होता है। शीट में कुछ क्वेश्चंस मेरे होते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड होते हैं। जब ये शीट कंप्लीट हो जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। शीट अब सबके पास आ गई है, चलिए ये बात समझ आ गई है। तो ईच, एवरी, ईदर और नीदर। एक एग्जाम्पल यहां और लिख देती हूं।
लिख लो ये भी। डन। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो किसी को। सबको समझ आया जो नए बच्चे हैं? आवाज तो आ नहीं रही। नाश्ता वाश्ता करके आया करो बेटा तुम लोग, करवा दें? हैं बेटा एक बात ध्यान रखना, मेरी क्लास में मेरी मेमोरी और मेरे कान बहुत तेज है ना, तो हमें लगता है हमने मुंह में बोल दिया, आ जाता है मेरे तक, है ना। चलिए, पर्सनल, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, रेसिप्रोकल, ये सारी टाइप हो गई है। आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये ऊपर वाला, आपको इसमें करेक्शन लगानी है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, ए बी सी डी ई, ई होता है नो एरर। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आप ई को मार्क कराते हो, अगर उस सेंटेंस में कोई गलती है तो हम उस ऑप्शन को मार्क करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको शीट्स में सिंपल सेंटेंस लिखे मिले हैं, बीच में स्लैशेस नहीं है, ठीक है। क्या वजह है स्लैशेस ना होने की? बेटा सब ठीक है तो शीट ही क्यों दूंगी? स्लैशेस ना होने की वजह यह है कि सपोज किसी बच्चे ने कहा कि मैडम बी पार्ट गलत है या ए पार्ट गलत है, ए ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा है, तो आप लोगों में से कुछ बच्चों ने कहा ए पार्ट गलत है। अब जिन्होंने भी कहा ए पार्ट गलत है, वो गलती एवरी वन में भी हो सकती है, इसमें भी और बीसी में भी। अब आपको लगा एवरी वन गलत है, ठीक, और मैंने भी कहा ए पार्ट गलत है, बट गलत इज था, तो दोनों का ऑप्शन तो मैच हो गया, पर आंसर मैच हुआ। अब जब मैं कहूंगी कि फर्स्ट पार्ट गलत है, यहां आर आना है, तो तुम्हें ये नहीं दिखेगा कि तुम्हारा आंसर गलत हो गया, तुम ये देखोगे ओहो चलो ऑप्शन तो सही हो गया ना। ये गलत फहमी नहीं लेके जानी है। वी आर हेयर फॉर लर्निंग, हम सीखने आए हैं, सही या गलत के चक्कर में फंसने नहीं आए हैं। यहाँ जितनी गलतियां हो सके हमें करनी है ताकि पेपर में गलती की गुंजाइश ना रहे। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो शीट में स्लैश ही नहीं है। क्यों नहीं है? ताकि आप एबीसी चूज ना कर सके, सीधा बताएं कि गलती आपको कहां लग रही है। गॉट द पॉइंट? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब स्लैश मान लो है नहीं, आपको मुझे बताना है एवरीवन इज बिजी विद देयर प्रॉब्लम्स दीज डेज, यहां डेज होगा। अब ये सेंटेंस अगर आपको लग रहा है ठीक है तो आप बोलोगे गलती नहीं है, अगर लग रहा है कहीं करेक्शन है तो बताओ। सही है? सबने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बेटा। नो एरर, प्रॉब्लम कर दूं? और सोचिए।
पीछे बॉयज, बताओ बेटा, सही लग रहा है? अब मैंने कहा गलती है, नो एरर नहीं है, देयर इज एन एरर, नाउ फाइंड द एरर। देयर क्या कर दे, देयर का मतलब कौन पढ़ा रहा तुझे? मेरा छोड़ दे पढ़ना, मुझे लग रहा है तू ही पढ़ाया मैडम को। बताइए चलिए, ये बोला था बेटा, यहाँ तो मैं फिर भी मान लेती हूँ, चल स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, यह तो बिल्कुल ही भाई आता है। THEI, देखिए चलो एक और कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, THEIR और THERE। हमें लगता है कोई बड़ा फर्क नहीं है, स्पेलिंग का ही तो फर्क है, क्या ऐसा ही है? देयर जो होता है बेटा डिटर्मिनर होता है, आप देयर के साथ कभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा देयर फ्लैट, नाउन देना पड़ेगा। THERE ये होता है वेयर का रिप्लाई, वेयर का मतलब हम बता रहे हैं जगह, तो ये हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच में होता है एडवर्ब, तो ये वहां यूज करते हैं जहां हमें जगह बतानी होती है, आई वेंट देयर, तो आई वेंट वेयर, देयर, तो ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच में बेटा एडवर्ब। डन? पहले तो ये बात लिखो, क्योंकि इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, प्रीवियस ईयर की स्टफ में इस गलती पे कई बार क्वेश्चन आता है, फटाफट से नीचे लिख लो। लिख लिया? अब आ जाते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे, प्रॉब्लम्स ही ठीक था, प्रॉब्लम्स कर दोगे बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स, अगर एक ही प्रॉब्लम है सबके लिए जबकि हो नहीं सकती, ठीक है? अब देखो, everyone is busy with their problems in these life। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, उससे तुम्हें बात समझ आएगी। Everybody is busy in there। अब इस पे आओ पहले एक बार, राइटिंग्स का मतलब वो जो भी लिखता है, सपोज कोई इंसान लेखक है तो उसने जो भी लिखा वो उसकी राइटिंग्स हैं, ठीक है? तो मैंने कहा ही इज फेमस फॉर देयर राइटिंग्स, हिज राइटिंग्स, ये आंसर सबको समझ आ रहा है कि अगर वो फेमस है तो अपनी राइटिंग्स के लिए होगा, तो हमने देयर हटाया और हमने यहाँ क्या लिख दिया। अब हमें लगता है कि हिंदी निकालने पर हमने ये आंसर लिखा, पर इसको थोड़ा सा टेक्निकल समझो बेटा, अगर ही सिंगुलर था तो हमने इज लगाया, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर था, आगे सारे केसेस सिंगुलर होने चाहिए। क्लियर?
क्योंकि सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आगे सारे केसेस सिंगुलर होने चाहिए थे। यहां तक बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन पे आओ। एवरीवन के साथ तुमने वांट लगाया या वांट्स? तो तुमने एवरीवन को सिंगुलर माना या प्लूरल? भैया बहुत खराब मामला है बेटा। ही के साथ इज या आर? क्योंकि ही सिंगुलर है। दे के साथ, क्योंकि दे प्लूरल है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होता है आई, हुई, यू, दे, इनके साथ वर्ब जो होती है वो प्लूरल आती है। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, इनके साथ वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। अब अगर मैंने यहां लिख दिया रोहन एंड रजत, तो मैं इज लगाऊंगी या आर लगाऊंगी? आर, क्योंकि ये क्या हो गए? ठीक। अब अगर मुझे यहां लिखना है ही, तो मैं ईट लगाऊंगी या ईट्स लगाऊंगी? ही ईट्स, एस। बेटा अगर मामला इतना ही ज्यादा खराब हो गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होती है, और जब हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। सोचो ना, दे के साथ क्या लगाएंगे? दे ईट। अब अगर मैंने कहा रोहन, तो रोहन के साथ क्या लगाएंगे? ईट्स। और अगर मैं यहां कर दूं रोहन एंड रजत, ईट। तो ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं, आई, वी, यू, दे प्लूरल होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अब हमने दोबारा से पीछे आ जाते हैं। एवरीवन के साथ वांट्स लगाने का मतलब एवरीवन सिंगुलर है, इसीलिए बेटा एवरीवन के साथ। अब जब एवरीवन के साथ सिंगुलर नेचर की वर्ब लगा रहे हो तो आगे भी नाउन क्या आएगा? डिटर्मिनर क्या आएगा? सिंगुलर। पर क्योंकि देर अच्छा लग रहा था, क्योंकि हिंदी अच्छी बन रही थी। हर कोई अपनी लाइफ पीसफुली जीना चाहता है, अपनी लाइफ, तो हमने देर कर दिया। एवरीबडी के साथ वर्ब सिंगुलर, तो आगे जितने लिखे गए केस हैं वो सिंगुलर। एवरीबडी जैसे ही सिंगुलर, तो आगे हमने क्या कर दिया? हिज। बेटा नहीं, क्या देखो क्या होता है, जो एवरीवन एवरीबडी होते हैं जनरल सेंस में सबको रेफर करते होते हैं। ठीक है, मेल, जब मैं यहाँ कह रही हूँ एवरीवन प्रेजेंट हियर, तो क्या मैं सिर्फ मेल को रेफर कर रही हूँ? एवरीवन प्रेजेंट हियर का, प्रेजेंट हियर का मतलब सारे, तो मेल भी हो गए और फीमेल भी हो गए। क्योंकि सोसाइटी मेल डोमिनेंट है तो ऐसे प्रोनाउंस को हम फिर ही से कंसीडर कर देते हैं। बट आज की जनरेशन में अगर आप छोटे बच्चों की स्कूल बुक्स भी देखोगे तो जब इस तरीके का कोई नाउन आता है जिससे हमें मेल और फीमेल का पता ना चल सके, तो आप उसके लिए अगर वहां पर हर भी लगा दोगे बेटा तो भी ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी ये ऑप्शन नहीं देगा एवरीवन के लिए हिज आएगा या हर आएगा, क्योंकि एवरीवन कुड बी एनीवन। वो हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, और दोनों हो सकते हैं। तो आप यहाँ हिज लगा दो, हर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शुरू से इस पैटर्न को यूज करते आ रहे हैं, पेपर में भी यही दिखता है, तो हम इसी को प्रोमिनेंट मान लेते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला सेकंड और थर्ड समझ आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब फर्स्ट में आ जाओ। एवरीवन इज बिजी, हिज की देर की जगह हिज आ जाएगा। अब जिसको नहीं समझ आया बेटा वो पूछ लो, मैं दोबारा समझा देती हूँ। सबको आ गया? क्लियर? एवरीवन एवरीबडी सेम, नो वन नोबडी सेम, समवन समबडी सेम, एनीवन एनीबडी सेम। बोलने का तरीका है, कोई समवन यूज कर लेता है, कोई समबडी यूज कर लेता है, कोई एवरीवन यूज कर लेता है, कोई एवरीबडी यूज कर लेता है। क्लियर? तो पहले ये लिखो एक बार। इंडेफिनेट का मतलब देर नहीं है, कहीं ये लिख लो। बेटा इन नहीं आएगा,
विद आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इनका मतलब एरिया होता है बेटा, इन नहीं आ सकता, ठीक है। लिख लिया? स्लाइड कर दूं चेंज बेटा? तो हम डील कर रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस को। तो हमने कहा इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस का मतलब होता है जो डेफिनेट ना हो। जैसे मैंने अपना नाम लिया मोनिका, ठीक है, तो अगर मैं मोनिका लिख रही हूं तो ये डेफिनेट या इनडेफिनेट? अब मैं मोनिका के लिए आई लिख दूं या शी लिख दूं तो ये भी डेफिनेट है ना, क्योंकि किसके रेफरेंस में आ रहे हैं। तो जब हम नाउन लिखते हैं, जब हम प्रोनाउन लिखते हैं तो वो डेफिनेट होते हैं। तो फिर इनडेफिनेट कौन होते हैं? जिनको पढ़कर हमें ये ना पता चले किसके बारे में बात हो रही है। जैसे हमने कहा एवरीवन, हमने कहा एनीवन। अब एनीवन लिखूं या एनीबडी लिखूं बात सेम है, ठीक है। समवन या समबडी लिखूं बात सेम है, ठीक है। अब इनके साथ हमें दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं। जब भी हम सेंटेंस में इनको सब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो दो बातों का हमको ध्यान रखना होता है, और वो दो बातें होती है इनका स्ट्रक्चर और इनका मीनिंग। ये बातें बार बार रिपीट होंगी बेटा, क्योंकि लैंग्वेज में एक टॉपिक की वजह से दूसरा टॉपिक समझ आता है, तो ये बातें कई बार रिपीट होती हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, everyone is happy, he is happy, they are happy। ये तीन सेंटेंस हैं। आपने मुझे बताना है कौन सी दो सेंटेंस हैं जो मीनिंग में सेम है, जिनका मीनिंग एक जैसा आ रहा है। फर्स्ट और बेटा फर्स्ट और थर्ड, इनका मीनिंग सेम है। मीनिंग कौन से दो हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है? इससे हमें ये बात, ये तीन एग्जाम्पल बहुत आसान है। इससे हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन मीनिंग में प्लूरल होते हैं, सेंस प्लूरल का देते हैं, बट स्ट्रक्चर हमेशा सिंगुलर का लेते हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन स्ट्रक्चर हमेशा, मीनिंग में हमेशा ऑल इज वेल, ऑल के साथ इज लगाया ना, जबकि रेफरेंस किसको कर गया? सबको। समझ आया? लिखो।
लिख लिया? डन? नो वन, एक साथ लिखना, नो वन। अब ये जो पीछे हटा दो बेटा, कि करना है? हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है रिलेट करो, इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, मीनिंग में प्लूरल है, जनरल सेंस में सबकी बात हो रही है, बट स्ट्रक्चर कैसा ले रहे हैं? सिंगुलर का। क्लियर है? ये बात लिखो भाई, ये वाली और ये वाली। एग्जाम्पल लिखने हैं या नहीं लिखने वो देख लेना, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बच्चों को पता होनी चाहिए। बेटा ये वो नहीं है, ये है कि आई वी यू दे सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल होती है। अब यहां तक पढ़ के देखो, समझ आ गया? फिर अगली टाइप पे चलेंगे। अब ये लास्ट दो टाइप हैं जिनका नेचर हमको समझना है, जिसमें से हम इसको पढ़ेंगे, इसको बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे, टेढ़ा है थोड़ा सा और नए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ध्यान से देखें तो वर्ड फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वहाँ पर हमने दैट लिखा है और वहाँ वट लिखा है, क्योंकि दैट के पास पावर नहीं होती कि वो क्वेश्चन पूछ सके, इसलिए इंटेरोगेटिव दैट नहीं होते हैं। अब सबसे पहले है कि अगर ये सेम है तो सबसे प्राइमरी काम है कि हम इनकी पहचान कैसे करें। हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में लिखा गया वर्ड इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव है? तो सबसे पहला काम है पहचान करना। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब इस सेंटेंस को ध्यान से सुने और समझें। जब मैंने कहा हु आर यू, तो ये सेंटेंस में जो हु है ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव। हमने कहा हमें कैसे पता चल रहा है इंटेरोगेटिव है? पहला तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरा हमने साइन ऑफ इंटेरोगेशन दे रखा है, तीसरा हमने आर को यू से पहले लगा रखा है। व्हाट आर यू डूइंग? इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। हु विच इज योर ब्रदर? इंटेरोगेटिव। तो जब हम इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तभी तो इंटेरोगेटिव बनते हैं। देखते कैसे पता चल जाएगा बेटा? लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा व्हाट यू आर डूइंग, तो देखो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जैसे ही साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा आर को
आगे आना पड़ेगा। तो इंटेरोगेशन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। या मैं अगर इसको दोबारा से लिखूं तो मैंने कहा सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, आगे जाकर इंटेरोगेशन। जैसे इंटेरोगेशन आ गया ये हेल्पिंग वर्ब जाएगी और आगे आ जाएगी। तो जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले होती है। आर यू हैप्पी, आर यू गोइंग समवेयर, तो आर कहाँ आ रहा है? आगे। हैव यू डन योर टास्क, तो हैव कहाँ आ रहा है? आगे। तो हमने कहा वेयर आर यू गोइंग, तो यू से पहले आर आ गया। तो इंटेरोगेशन का मतलब होता है पीछे क्वेश्चन मार्क का आना, और सेकंड हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना। अब हमने कहा कि अब रिलेटिव कैसे पता चलेगा, तो ये उससे भी आसान है। जब दो क्लॉजेस के बीच में कोई बात रख दी जाएगी और उसका वर्ड हु होगा, तो उसको हु होगा, हुम होगा, विच होगा, दैट होगा, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हालांकि ये बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़े का मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। जिन बच्चों की पहली क्लास है, मैं जनरली पहली क्लास में ये सब नहीं पढ़ाती हूँ। आपका बैच अलग से लॉन्च होगा, आपको पता चलेगा। मैं पहली क्लास में बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाते चलती हूँ, बट क्योंकि डेमो के लिए आप बैठे हो, टॉपिक चल रहा था, तो हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो पहली क्लास होगी वो ABC को छोड़कर हर चीज़ पहले आपको समझाई जाएगी, फिर हम टॉपिक पर आएंगे। ये जो टर्म्स मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, डिटर्मिनर हैं, प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, पहले यही बातें आपको सिखाई जाएंगी, फिर हम टॉपिक की तरफ आएंगे। ठीक है ना? तो नए बच्चों के लिए ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं पर होल्ड पर रख रही हूँ। तो 10 की 10 टाइप हमने डिस्कस कर ली। इंटेरोगेटिव की पहचान हो गई। जो इंटेरोगेटिव नहीं है वो क्या है? रिलेटिव। और रिलेटिव हमेशा दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करेगा। अब इसमें एक चीज और लिख लेना, ठीक है, पर समझाऊंगी मैं अगली क्लास में ही। हु जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और ये दोनों ही आते हैं पर्सन के लिए। विच जो आता है वो थिंग्स के लिए आता है और क्लॉजेस के लिए आता है। दैट जो आता है वो पर्सन के लिए भी आता है और थिंग्स के लिए भी आता है। अब ये अगली क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक बार लिख लो, और हमने बेसिक पढ़ लिया, फिर क्वेश्चंस करते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे फिर क्लास छोड़ देंगे। एक बार लिख लो। इंटेरोगेटिव आपको समझ आना चाहिए, रिलेटिव को सिर्फ आपको लिखना है बस, और पहचान करनी है कि दो पार्ट्स के बीच में है, रिलेटिव है। बेटा क्लॉजेस का मतलब होता है, जैसे आपको बेसिक की क्लास देंगे तो वहाँ सिखाएंगे, बट फिलहाल तक जैसे हमने एक सेंटेंस को दो पार्ट्स दिए, तो हमें लगता है एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस आगे वाला है,
बट टेक्निकल टर्म में उसको क्लॉज बोला जाता है। एक ही सेंटेंस के वो हिस्से जो देखने में खुद सेंटेंस जैसे लगते हैं। बाकी अभी आपको बेसिक की क्लास दी जाएगी तो सेंटेंस, फ्रेजेस, क्लॉजेस सब बताया जाएगा। हाँ जी, डन यहाँ तक? करें आगे? तो हमने 10 टाइप्स डिस्कस करी, अब उसी को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज कुछ बच्चे नए हैं तो हम क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करेंगे जो एरिया क्वेश्चन का सबसे आसान है, ताकि तुम्हें पता चले कि कुछ चीजें बहुत आसान आती है अगर हम बेसिक पर काम कर ले। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले निकालिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अब सबने क्या करना है, सुन लो ध्यान से। 19 से लेके 26 तक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने हैं। पढ़ो, कुछ चेंज करना है करो, नहीं करना तो ठीक मार्क कर दो कि करेक्ट है। 19 टू 26 सबके पास शीट है? शीट नहीं है बेटा? कल नहीं मिली थी? ध्यान से पढ़ना, आसान है, ईच एवरी लगाना है। अपना अपना सॉल्व करना है, सबके पास अपनी अपनी शीट है। हाँ बेटा, हो सकती है, कई बार टाइपिंग में हो जाती है। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बतानी। देखो, जैसे तुमने ये सेंटेंस पढ़ा, माई नेबर, नेबर की स्पेलिंग गलत है, BOUR आएगा, पर तुमने पढ़ना है माई नेबर विद हिज फैमिली गोज टू टेम्पल ईच फ्राइडे। ये सही है या गलत है? ठीक है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, वो एरर नहीं होगा, वो कई बार शीट में टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, सबके पास अपनी अपनी शीट है? फिर एक दूसरे के साथ सिर जोड़ जोड़ कर कौन सी कहानियां बता रहे हो? हैं? सरकारी नौकरी मिलके करनी है? सोम मंगल बुध मेरा, वीर शुक्र शनि तेरा। एक पोस्ट पे 2 जने जाओगे क्या? ये सुनो बेटा, देखो सीधी सी बात है, ये मुझे भी पता है कि डिस्कस करके चीजें बेटर समझ आती हैं, पर समझो तुम जो 2 लोग डिस्कस कर रहे हो सकता है एक का दिमाग तेज चलता है और एक का स्लो। तेज वाला फटाफट से आंसर बता देगा, स्लो वाला स्लो ही रह जाएगा। हर एक बच्चे को अपना दिमाग चलाने दो। कर लिए? 19 से लेके 26। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले एक टाइपिंग मिस्टेक है, नेबर की स्पेलिंग ठीक कर लेना, NEIGHBOUR। अब आगे आ जाते हैं, माई नेबर विद हिज फैमिली गोज टू टेम्पल एवरी फ्राइडे। सभी को आंसर आया? सही था? चलिए नेक्स्ट, एवरी टीम प्लेड हार्ड टू विन द फाइनल मैच ऑफ द सीरीज। ईच, ईच क्यों आया? फाइनल में 2 ही टीम होती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ईच साइड, कॉइन की 2 ही साइड होती है, ईच साइड। 22,
ईच आएगा, ऑफ के साथ एवरी नहीं लगाना, ईच आ जाएगा। 23 छोड़ दो एक बार, सॉरी 23 करते हैं। इट इज नेसेसरी दैट एवरी सिटीजन, डन। 24 छोड़ो, 25 पे आओ। रेफरेंस कितनी बुक्स का है? इधर या एनी, इधर की जगह एनी लगाओ। नीदर ऑफ द प्लेयर्स, अगर यहां 2 लिख देते नो एरर हो जाता। डन, क्लियर। अब ऊपर आ जाते हैं। प्रैक्टिकली ईच एवरी ए सम ऑल पार्ट ऑफ अ बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। देखो बेटा, अब हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हम जब पेपर में बैठते हैं तो हम कुछ भी करें, ये उस टाइम की कॉल होती है। बट जब हम क्लास में होते हैं तो हम सीखने आए होते हैं। तो अगर हमारे पास किसी पेपर में क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं तो क्या ऑप्शन सही है, इससे ज़्यादा ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि गलत वाले ऑप्शन गलत क्यों हो गए। दैट इज़ लर्निंग। और ये भी सीखने का प्रोसेस है जो कि ज़रूरी है कि अगर तुमने गलत वाले ऑप्शन पहचान लिए तो सही वाला ऑप्शन तो सही हो ही जाएगा। ठीक है ना, अगर गलत वाले ऑप्शन पहचान लिए तो सही वाला ऑप्शन तो सही हो ही जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे उसमें से गलत वाले ऑप्शन कौन से थे? सबसे ज्यादा गलत है बेटा यहां पर हमारे पास ऑप्शन में ऑल और सम। ऑल और सम क्यों गलत है? क्योंकि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। सम बॉय या सम बॉयज? सम बॉयज, ऑल बॉयज या ऑल बॉय? तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब ए सही हो जाता, पर हमें पता है हम बनाना के बहुत सारे पार्ट्स यूज करते हैं, ए भी गलत हो गया। अब बच गया ईच और एवरी। आंसर इज एवरी। अब कुछ वर्ड्स बोल रही हूं, लिखो। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली लिख ले बेटा पहले। नियरली, प्रैक्टिकली, नियरली, अप्रॉक्सीमेटली, जनरली, प्रैक्टिकली, नियरली, अप्रॉक्सीमेटली, जनरली, यूजुअली, पार्शियली, पार्शियली, PARTIALLY। लिख लिया? अब मुझे ये बताओ कि जो वर्ड्स लिखे हैं ये कैसे वर्ड्स हैं? ये जनरल सेंस में यूज होंगे या पर्टिकुलर? जनरल ना। तो ईच और एवरी में से जनरल कौन है? तो लिखो वी यूज एवरी विद दीज वर्ड्स। वी यूज एवरी विद दीज वर्ड्स। डन, क्लियर है बात? तो हमने जो टाइप पढ़ी, जिसका नेचर समझा, जब हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाए तो सॉल्व हो गए। ठीक है, हर एक टाइप के नेचर को घर से पढ़कर आना और शीट कर कर आना। हर एक शीट का हर एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी। पहले मेरी बात सुनो, फिर जाने की तैयारियां करना। आई एम हियर। ठीक है ना, ये तैयारियों वाले कीड़ों को शांति में रखा करो। देखो बेटा, आपके पास यहाँ पर हर टॉपिक की शीट होगी। शीट का हर क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी। आपको जो समझ नहीं आ रहा आप 10 बार पूछो, पर जो बात समझ आ गई है उसको पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस शीट को घर से अटेम्प्ट करके आना, चाहे सारा ही गलत अटेम्प्ट कर लो। गलती करने की गुंजाइश है ना। नोटबुक पे आंसर लिखो चाहे सारे गलत हो। समझ वो आना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। इंपॉर्टेंट वो है कि मैं जो बता रही हूँ क्या वो तुमको क्लैरिटी से समझ आ गया। अगर तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो तुमने गलत कर दिया तो डिसहार्टन नहीं हो जाना, ओहो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। बेटा सही आता तो क्लास में आते ही क्यों? दुख, कंसर्न तब जब मैंने समझाया और समझ नहीं आया। ये बस एक बात आपको ध्यान रखनी है। घर जाकर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सब मिक्स्ड हो रहा है, इट्स कंप्लीटली ओके। स्टार्ट किया है, थिंग्स विल टेक टाइम। ठीक। सेकेंड थिंग,
शीट घर से सबने एक बार अटेम्प्ट कर लेनी है, शीट मैंने सबको दे दी है, चाहे सारे गलत चाहे सारे सही, अटेम्प्ट करना इज इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग क्या है, आप अपना टेलीग्राम चैनल खोलें सेंटर वाला। देखिए टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ शीट्स आई हैं जिसमें आर्टिकल प्लस डिटर्मिनर, प्रोनाउन असाइनमेंट, प्रोनाउन टॉप 10 टॉप 100 क्वेश्चन सब दे रखा है। अभी कुछ बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ क्या? चलो अभी मैं मिथिलेश सर को बोल के आपको कंफर्म कराती हूँ, पर जो मैं कह रही हूँ उस बात को सुनो। जो शीट मैं आपको देती हूँ वो एक रिवीजन होता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हमारे पास प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो हम हर चीज तो हैंड आउट नहीं करी जा सकती। और दूसरा, सपोज मैं आपको यहाँ 70 क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाऊंगी तो क्वेश्चन तो 500 बन जाएगा। अब इतने क्वेश्चन मैं भी नहीं करवा सकती, तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जो मैं अपनी शीट्स खुद बनाती हूँ। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो सकती है क्योंकि टाइपिंग के बाद प्रूफ रीड नहीं हुई होती हैं शीट्स, पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उनकी प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि सवाल आता है ना मैडम कौन सी बुक लें प्रैक्टिस के लिए, तो आप टेलीग्राम से क्वेश्चन उठाइए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड थिंग, मैं हमेशा देखो मैं मैथ्स रीजनिंग की बात नहीं करती, बट इंग्लिश में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी अदर स्टफ प्रैक्टिस तब करना है जब आपके 5, 7, 8 टॉपिक हो जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? अब अगर एक चीज समझो, इस बात को मैं इस बात से समझाती हूँ। अगर मैंने यहाँ हैज लिखा, मैंने कहा हैज की जगह हैड आएगा या हैव आएगा, तो हम इसको वर्ब का एरर भी मान सकते हैं और टेंस का एरर भी मान सकते हैं। टेंस का एरर भी मांग सकते हैं और वर्ब का। अब आप वर्ब का क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें एरर आपको टेंस के मिल सकते हैं, टेंस में आपको एरर वर्ब के मिल सकते हैं। अब मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया, आपने घर जाकर कोई प्रीवियस ईयर का स्टफ उठाया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तब आप समझोगे कि टेंस नहीं आया, क्वेश्चन किसके आ गए थे? वर्ब के। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से मिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ 5, 6, 7 टॉपिक हो जाएंगे तो तुम पहचान लोगे कि ये वर्ब का नहीं है, ये टेंस का है, ठीक है ना। तो अभी प्रैक्टिस उन्हीं क्वेश्चंस की करनी है जो मैं दे रही हूँ। उसके बाद टेलीग्राम पे हर टॉपिक के 100+ क्वेश्चन पड़े हैं प्रैक्टिस के लिए, वरीड नहीं होना है। डन? एनीथिंग एल्स? जो भी समझाया क्लियर है? चलिए अभी मैं मिथिलेश सर को बोल देती हूँ, वो टेलीग्राम चैनल का आपको बता देंगे। बेटा